हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ई बैंकिंग के बारे में, यानी कि आपके जो ट्रिपल सी प्लस के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होने वाले हैं हम इस 2 वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो होने वाले हैं जिससे कि आपको परेशानी भी नहीं होगी देखने के में। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने वो सभी यूपीआई ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर अप किए, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वगैरह कवर अप किए इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ट्रिपल सी प्लस के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहना है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक है ई बैंकिंग, और ई बैंकिंग के अंदर अपन देखने वाले हैं यहाँ पे देखिए ई बैंकिंग होती क्या है। तो आई होप गाइस सभी ई बैंकिंग से अवेयर है ई बैंकिंग कैसे की जाती है। तो आपको पता है कि ई बैंकिंग हमेशा इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि अपने पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र करने के साथ साथ हम कई प्रकार की सर्विसेज, कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस को जानना, डिजिटल भुगतान करना, है ना, आदि ऐसी जो सेवाएं हैं वो इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आदि से अपन ये सुविधा उपयोग कर सकते हैं। यही ई बैंकिंग कहलाती है। इसके अंदर हम निम्न प्रकार से ई बैंकिंग कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस किस प्रकार से अपन ई बैंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो डिजिटल फंड ट्रांसफ़र है टू अपन EFT टेक्निक को यूज़ करते हैं। यदि आप डिजिटली अपने फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो EFT को यूज़ किया जाता है, और EFT की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। और हर बार ये पूछी जाती है और अपने को यही कवर अप करना है कि EFT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ई बैंकिंग से फंड ट्रांसफ़र करने के रूल्स क्या क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड क्या होता है, जो अपने पास होता नहीं है, पैसिव इनकम होती है, तो उसी को अपन समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ई बैंकिंग से फंड ट्रांसफ़र करने के रूल्स के अंदर पहला रूल्स है NEFT पहले यूज होता था, अब तो बहुत कम यूज होता है, अब तो काफ़ी कुछ सुविधा आ गई है। तो NEFT की फुल फॉर्म पूछते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये 2005 में आया था। इसमें सिर्फ बैंकिंग आवर जब ऑन होता है, जब मतलब बैंकिंग आवर्स में वर्किंग स्टार्ट होता है, वर्किंग डे होता है ना, तभी NEFT अपन काम में ले सकते हैं। नहीं तो आज के टाइम में आप देख सकते हो, आप फ़ोन पे 2 बजे रात को कर सकते हो, 12 बजे कर देते हो। अपना दोस्त आपका फ़ोन करे कि साहब 200 रुपये डालना, रात को 12 बजे फ़ोन करे, फिर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो भी विदाउट बैंकिंग आवर्स। या तो ये सिर्फ ओनली बैंकिंग आवर्स में ही काम करता था। इसका उसे नेशनल लेवल पर अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता था। तो NEFT का जो यूज़ किया जाता था वो क्या किया जाता था कि नेशनल लेवल पर जो अकाउंट होते थे वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नैन बैंकिंग करने के 3 तरीके हैं जो मनी ट्रांसफ़र अपन कर सकते हैं। उसमें पहला है NEFT, दूसरा है RTGS कर दो, या तीसरा है IMPS कर दो। ठीक है, तो NEFT मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आगे आएगा उसमें और समझा दूंगा। RTGS समझते हैं, उसके बाद समझते हैं IMPS। तो तीनों ही RBI के अंडर वर्क करते हैं। तो RTGS RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें ही देखते हैं RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम का मतलब समझते ही गाइस समझ में आ जाना चाहिए। रियल टाइम मतलब उसी टाइम सेटलमेंट कर देना, मतलब कि यह तुरंत या फास्ट फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो आया था ना NEFT, ये और RTGS दोनों ही 2005 में आए थे। 2 लाख से ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र करता है ये। IMPS को देखते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 2010 के अंदर आया था, 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन करता है, और NPCI ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे आएगा, वैसे बताऊंगा। अब देखो ये चार्ज ले लेता है और NEFT चार्ज नहीं लेता है। मतलब RTGS कर रहे हो तो चार्ज लेगा, लेकिन NEFT चार्ज नहीं लेता है। NEFT फंड ट्रांसफ़र उसी समय नहीं करता है, थोड़ा टाइम भी लेता है। RTGS उसी समय पैसा पहुंचा देते हैं। अब देखते हैं UPI की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो आपको पता है, आप आज भी यूज़ कर रहे हो। UPI के ट्रांजेक्शन को लुकआउट NPCI करती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको आगे बताया था। UPI डेवलप जिसने किया है NPCI ने किया है, UPI को डेवलप NPCI ने किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट, UPI का सबसे बड़ा मार्केट जो है आज के टाइम में फ़ोनपे है। कौन है? फ़ोनपे। इसी की तरह आपके पास बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे फ़ोनपे हो गई, पेमेंट हो गई, गूगल पे हो गया, जियो मनी, अमेजन वगैरह। इसके अंदर भी आप UPI ट्रांजेक्शन आजकल करते हो, तो ये सभी यहाँ पे दे रखा है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे भीम ऐप दे रखी है, BR अम्बेडकर के नाम पर रखी गई थी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसके अंदर आप देखो लॉन्चिंग डेट याद रखना 30 दिसंबर 2016 को हुई थी बाय नरेंद्र मोदी। PM जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी होगा वो UPI के लेन देन से ही होता है। जैसे यह जो UPI वर्क करता है, भीम ऐप है। और आगे बढ़ते हैं UPI या ई रूपी।
ई रुपी जब नरेंद्र मोदी भाई साहब ने क्या किया कि जैसे कैश दी जाती थी तो लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो किसानों को कैश दी जा रही है तो वो लोग कैश को ले जाकर किसी और काम में वेस्ट कर देते थे, किसी और काम में यूज कर लेते थे। अब क्या कर दिया इन्होंने, उसी को ई रुपी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि एक डिजिटल वाउचर आता है, बस उस वाउचर को ले जाओ और उसमें से ही वाउचर के अनुरूप ही कार्य होगा। आप कैश को नहीं ले सकते, डिजिटली ये कन्वर्ट होती है ओनली, है ना। ये ओनली वो डिजिटल वाउचर होता है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, आपके पास कैश नहीं आता है। अब बात करते हैं ओटीपी। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। आपको पता ही है ऑनलाइन जब फंड या ऑनलाइन बैंकिंग से जब हमारे मोबाइल पर एसएमएस आता है उसके माध्यम से हम ओटीपी को वेरीफाई किया जाता है। यही क्या है, ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड होता है। आईएफसी देखते हैं। आईएफसी आपको पता है आज हर बैंक के अंदर एक आईएफसी कोड आता है, ओनली फॉर अपने देश में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आईएफसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं इसके अंदर, जिसमें SBIN है, जिसमें आपको SBIN दिख रहा है। ये जीरो जो है ये रिजर्व ही रहता है, और 86 जो लास्ट में लिखे हुए हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो होते हैं ब्रांच कोड होते हैं। ये क्या होता है, ब्रांच कोड होता है। और ये SBIN जो आइडेंटिफायर है कौन सी बैंक का है। तो इस तरीके से 11 अल्फान्यूमेरिक कोड से बना होता है आईएफसी कोड, और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आगे देखते हैं स्विफ्ट कोड। ये विदेशों से इंडिया में नेट बैंकिंग करनी हो तब काम आता है, और विदेशों से पैसा लाना हो तब स्विफ्ट कोड कहा जाता है। ये ओनली फॉर अल्फ़ाबेट होता है, ओनली फॉर अल्फ़ाबेट होता है। और ये क्या होता है, अल्फ़ान्यूमेरिक होता है, जिसके अंदर नंबर भी आते हैं और अल्फ़ाबेट भी आते हैं। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म है। यह ओनली अल्फ़ाबेट का होता है और 11 अल्फ़ाबेट का होता है। इसी की तरह ECS करवाते हैं। ECS आजकल गवर्नमेंट के जो पेमेंट आते हैं या गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके अकाउंट में जो पेमेंट आते हैं वो ECS के आते हैं, यानी एक डेट दी जाती है और उस डेट को पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ECS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस गवर्नमेंट पेमेंट ECS के थ्रू ही डालती है, मैंने आपको बता दिया। और लोन का जो ऑटोमेटिक पेमेंट करता है वो ECS के थ्रू ही करता है। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये थे कुछ UPI के ट्रांजेक्शन जो आपको हर बार पूछे जाते हैं। इसी दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे इससे अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।